Good afternoon, students. Very good afternoon to all of you. This is Abhishek Tiwari here, and I'm just welcoming you all on this YouTube platform, where I'm just bringing you the lectures of Chapter 2 of your Economics of Class 10th, which is named Sectors of the Indian Economy. Students, in last 3 and 4 lectures back to back, we have discussed about several topics in it. Okay, sorry. Now let's move further and see some other crucial or important topics which I'm going to explain you. So मैं अभिषेक तिवारी आप सबका स्वागत करता हूँ अपने इस YouTube चैनल पर। और जो लोग इस पे नए हैं उनसे मैं ये कहूँगा कि आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के लेक्चर्स नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिलते रहें। हम लोगों ने जीडीपी वगैरह स्टडी कर लिया, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर्स की कंपैरिजन हमने स्टडी किया। इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया, विच वाज राइजिंग इम्पॉर्टेंस ऑफ द टर्शरी सेक्टर इन प्रोडक्शन। ओके, सो स्टूडेंट्स, आफ्टर इट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसको हमने कवर किया। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेयर आर द मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड। ओके, नेक्स्ट लेक्चर है कि अधिकतर लोग कहाँ पे एम्प्लॉय होते। ओके, सो ये तो हमने बात कर लिया कि तीनों कंपैरिजन किया। कंपैरिजन में पहले हमने देखा कि कैसे ग्रोइंग सिग्निफिकेंस कैसे बढ़ रहा है टर्शरी का। अब हम लोग बात करते हैं उसी कंपैरिजन के ही अंदर। लेट मी टेल यू अबाउट द एम्प्लॉयमेंट रेशियो और द एम्प्लॉयमेंट पर्सपेक्टिव भी चेक कर लेते हैं कि किस सेक्टर से कितना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है वो राइज अप होता है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, एक्चुअल और वर्चुअल एम्प्लॉयमेंट कैसे कैसे सेक्टर्स प्रोवाइड करते हैं वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सो लेट अस बिगिन दिस राइट नाउ। ओके, सो यहाँ आप ग्राफ 2 देख रहे हैं। ग्राफ 2 में आप देखेंगे ये है आपका ग्राफ 3 और ये है ग्राफ 2। ओके, शेयर ऑफ सेक्टर्स इन जीडीपी। ओके, सो आप इसमें देखते हैं कि परसेंटेज शेयर ऑफ द 3 सेक्टर्स इन जीडीपी, कि जीडीपी में तीनों सेक्टर्स का शेयर किस तरह से डिवाइडेड है। नाउ यू कैन डायरेक्टली सी द चेंजिंग इम्पॉर्टेंस ऑफ द सेक्टर्स ओवर द 40 ईयर्स। आप देख सकते हैं कि 40 वर्षों में ना किस तरह से जो है एक शिफ्ट हुआ है, एक सेक्टोरल चेंज हुआ है, और इम्पोर्टेंस जो है इस 40 ईयर में कहाँ से कहाँ पहुँच गया, मीन्स। ठीक है, कौन कौन से सेक्टर में इतना रिमार्केबल चेंजेस हुए, आगे देखते हैं। अ रिमार्केबल फैक्ट अबाउट इंडिया इज़ दैट वाइल देयर हैज़ बीन अ चेंज इन द शेयर ऑफ द 3 सेक्टर्स इन जीडीपी, कि भले ही जो है तीनों सेक्टर्स जो हैं जीडीपी के, तीनों सेक्टर्स में चेंजेस हुए हों। अगर आप इस ग्राफ को देखें तो आप यहाँ से कंपेयर करेंगे अगर, ठीक है, तो 73 या 74 से, तो यहाँ आपको हर जगह पे कुछ न कुछ चेंजेस मिल रहे हैं। प्राइमरी सेक्टर में आप देख लीजिए, सेकेंडरी को देख लीजिए, और टर्शरी को भी देख लीजिए, आपको चेंजेस ही मिलेंगे हर जगह। ओके, तो चेंजेस तो हैं, नो डाउट। Okay, while all these 3 sectors are facing changes, okay, a similar shift has not taken place in the employment। लेकिन इनके शेयर्स में भले ही एक बड़ा चेंज आया हो, पर इनके अपने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने के मामले में ये पीछे रहे हैं। ये सेक्टर्स में बहुत अलग अलग डिफरेंट ग्रोथ देखने को मिला। ओके, इसके लिए ग्राफ 3 है, वो शो कर रहा है शेयर ऑफ सेक्टर्स इन द एम्प्लॉयमेंट, कि किस सेक्टर से कितनी एम्प्लॉयमेंट आई, उस चीज़ को यहाँ शो हो रहा है। ओके, आप देख सकते हैं कि 78 में 71% एम्प्लॉयमेंट, केवल 71% केवल प्राइमरी प्रोवाइड कर रहा था, 11% केवल जो है सेकेंडरी, और 18% टर्शरी। यही अगर शिफ्ट इसका देखें तो 71 से ये घट के 44% हो गया प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी में राइज़ अप हुआ 25% तक पहुंच गया, और टर्शरी में एक बड़ा राइज़ अप हुआ 31% तक पहुंच गया। तो इस तरह से सेक्टोरल चेंजेस बहुत बड़े पैमाने पे देखने को मिले। ठीक है,
सो एम्प्लॉयमेंट किस तरह से था वो देखने को मिला 1778, 77, 78 और 2017 एंड 18 में वो चेंजेस देखने को मिलते हैं। प्राइमरी सेक्टर, अब यहाँ देखें तो प्राइमरी सेक्टर कंटिन्यूज़ टू बी द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इवन नाउ, और जो प्राइमरी सेक्टर है वो लगातार जो है लार्जेस्ट सेक्टर के रूप में आज भी बना हुआ है। ठीक है, नो डाउट प्राइमरी सेक्टर जो है तब 71% के आसपास था, आज 44% है। कंपेयरिंग टू ऑल आज भी ये सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तब भी सबसे ज़्यादा था। बट यहाँ पे जो ग्रोथ हुई है, ठीक है, यहाँ भले ही आज भी सबसे ज़्यादा है लेकिन इसमें गिरावट आई है। इसमें क्या आया है, इसमें गिरावट दर्ज की गई है। इसमें एक सेक्टोरल डिक्लाइन देखा गया है। वहीं सेकेंडरी की बात करें तो यहाँ पे भी अपसर्ज हुआ है, उठान हुआ है, और टर्शरी में भी हुआ है। ठीक है, लेकिन प्राइमरी में जो है गिरती हुई दर से, तो हम उसको एक टर्म देते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट विथ डिक्लाइनिंग रेट। ओके, गिरती हुई दर से हम उसको ग्रोथ कहते हैं। तो सेकेंडरी पर प्राइमरी सेक्टर में ना लार्जेस्ट एम्प्लॉयर आज भी है लेकिन गिरती हुई दर से। सो क्वेश्चन ये उठता है कि वाई डिडंट अ सिमिलर शिफ्ट आउट प्राइमरी सेक्टर हैपन इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो बात ये उठती है कि वाई डिड नॉट अ सिमिलर शिफ्ट, एक तरह का सिमिलर शिफ्ट जो है आउट ऑफ प्राइमरी सेक्टर के अलावा न हैपन क्यों नहीं होता है इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट के मामले में इस तरह का शिफ्ट क्यों देखने को नहीं मिला कि अगर प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर अगर सबसे बड़े सेक्टर हुए तो सबसे बड़ा रेशियो उनका होना चाहिए था, लेकिन जॉब में सबसे बड़ा परसेंटेज किसका है, अभी भी प्राइमरी का ही है। तो ऐसा क्यों है? इट इज़ बिकॉज नॉट इनफ जॉब्स वर क्रिएटेड इन द सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर। तो इसका आंसर ये है कि टर्सरी और सेकेंडरी सेक्टर में लास्ट ओवर 40 ईयर्स से भी ना उतने पैमाने पे जॉब क्रिएशन नहीं हो पाई जितने की डिमांड थी। ओके, सो even though industrial output or the production of goods went up by more than 9 times during the period, भले ही, ठीक है, अगर देखा जाए तो इंडस्ट्रियल आउटपुट जो है और द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स वेंट अप बाई मोर देन 9 टाइम्स, प्रोडक्शन जो है वो 9 गुना तक जो है बढ़ गया। ठीक है, 9 टाइम जो है उसमें बढ़ोतरी हो गई। अगर देखा जाए तो 9 टाइम ग्रोथ जो है देखने को मिला इंडस्ट्रियल आउटपुट्स में। ठीक है, मतलब उसके प्रोडक्शन में 9 टाइम ग्रोथ हुआ। बट एम्प्लॉयमेंट की बात करें इन द इंडस्ट्री वेंट अप बाय अराउंड 3 टाइम्स, लेकिन उसके कंपेयरिंग में जो एम्प्लॉयमेंट है वो केवल 3 टाइम्स जो है उसमें ग्रोथ होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, तो 3 टाइम ग्रोथ देखने को मिलता है और प्रोडक्शन में 9 टाइम ग्रोथ। तो एक अनइवन जो है दोनों के बीच में रिलेशन देखने को मिलता है। द सेम अप्लाइज टू द टर्शरी सेक्टर, यही चीज़ टर्शरी सेक्टर में भी अप्लाई होता है। ठीक है, वाइल प्रोडक्शन इन द सर्विस सेक्टर रोज बाई 14%, प्रोडक्शन तो 14% तक बढ़ गया। ठीक है, लेकिन उसके सापेक्ष, उसके रिलेटिव अगर हम जॉब को देखें, एम्प्लॉयमेंट को देखें, सो इन द सर्विस सेक्टर रोज़ अराउंड 5 टाइम्स, सर्विस सेक्टर में जॉब केवल 5 टाइम ही केवल रोज़ हो पाई, 5 टाइम ही केवल उसमें वृद्धि देखने को मिली। तो 14% जब प्रोडक्शन हो रहा है, 5% जॉब, तो कहीं ना कहीं एक मिसमैच है दोनों के बीच में, सेकेंडरी और टर्शरी में। सो एज अ रिज़ल्ट उसका परिणाम क्या हुआ? अब उसका परिणाम ये होता है एज अ रिज़ल्ट more than half of the workers in the country are working in the primary sector। तो मोर देन हाफ ऑफ द जो वर्कर्स हैं आज भी वो प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं, मेनली एग्रीकल्चर में, प्रोड्यूसिंग ओनली अबाउट 1/6 ऑफ जीडीपी ना, जीडीपी का केवल 1/6 ही ये प्रोड्यूस कर रहे हैं ना। लेकिन इसके बावजूद भी आधे से अधिक लोग प्राइमरी सेक्टर में ही लगे हैं जॉब करने में। ठीक है, एक कॉन्ट्रास्ट है टू दिस ना, द सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर प्रोड्यूसेस द रेस्ट ऑफ द प्रोड्यूस वेयर एज दे एम्प्लॉय लेस अबाउट हाफ ऑफ द पीपल। ठीक है, अब एक कॉन्ट्रास्ट है यहाँ पे, जहाँ प्राइमरी सेक्टर ना उसका प्रोडक्शन जो है वो क्या है, प्रोडक्शन उसका प्राइमरी सेक्टर का कम है ना, प्रोडक्शन जो है उसका कम है, कम होने के बाद भी, ठीक है, वहाँ एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। एक उल्टा रिलेशनशिप है, इन्वर्जन है एक रिलेशनशिप में। और वहीं सेकेंडरी की बात करें तो सेकेंडरी में प्रोडक्शन ज़्यादा है पर एम्प्लॉयमेंट कम है, टर्शरी में भी प्रोडक्शन ज़्यादा है और एम्प्लॉयमेंट कम है। तो इस तरह का कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। सो डज दिस मीन दैट द वर्कर्स इन एग्रीकल्चर आर नॉट प्रोड्यूसिंग एज मच एज दे कुड?
तो क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि एग्रीकल्चर 50% जॉब देने के बाद भी 1/6 रोल ही प्ले कर रहा है? तो इसका मतलब क्या जो वर्कर्स है एग्रीकल्चर में आर नॉट प्रोड्यूसिंग एज मच एज दे कुड, क्या वो उतना प्रोड्यूस नहीं कर रहे जितना कि वो प्रोड्यूस कर सकते थे या कर सकते हैं? क्या उतना प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं वो? ओके, सो व्हाट इट मीन्स, इसका क्या मतलब होता है इज़ दैट देयर आर मोर पीपल इन एग्रीकल्चर दैन इट नेसेसरी ना, कि एग्रीकल्चर में और अधिक लोग काम कर रहे, जितनी की आवश्यकता है उससे कहीं ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। इससे एक कंक्लूज़न निकल के आता है कि अगर एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन कम है, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। ओके, सो इट मीन्स प्रोडक्शन कम होने का मतलब होता है कि हम ये समझ सकते हैं पहले तो कि इसका मतलब है कि जो वर्कर हैं एग्रीकल्चर में दे डू नॉट प्रोड्यूस एज मच एज दे कुड, जितना वो प्रोड्यूस कर सकते हैं उतना प्रोड्यूस वो नहीं कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, सो इट मीन्स व्हाट इट मीन्स इज़ दैट देयर आर मोर पीपल इन एग्रीकल्चर। इसका मतलब द पीपल आर मोर देन द एम्प्लॉयमेंट ना, और प्रोडक्शन, जो लोग हैं वो ज़्यादा हैं खेती में काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर दैन इट इज़ नेसेसरी, मीन जितने आवश्यक हैं उससे कहीं ज़्यादा काम कर रहे हैं। काम 3 लोगों का है, काम कर रहे हैं 5 लोग, तो इस तरह की सिचुएशन वहाँ बनी हुई है। सो इवन इफ़ यू मूव अ फ्यू पीपल आउट, तो अगर आप प्राइमरी से जो है एक खेत में 5 लोग काम कर रहे हैं, आप 3 लोगों को निकाल भी देंगे तभी भी वो प्रोडक्शन 2 लोगों की सफिशिएंट है, 2 लोग आराम से वो प्रोडक्शन कर भी सकते हैं ना। इसका मतलब 3 लोग ऐसे हैं जो बेवजह खेतों में लगे हुए हैं, क्योंकि वो फैमिली वर्क है, इसलिए हाउस होल्ड वर्क है, इसलिए सो प्रोडक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी अफेक्ट नहीं होगा। इन अदर वर्ड्स वर्कर्स इन द एग्रीकल्चर सेक्टर्स आर अंडर एम्प्लॉयड। तो अब इस तरह से जो वर्कर्स हैं एग्रीकल्चर में उन्हें हम कह सकते हैं कि दे आर अंडर एम्प्लॉयड, कि वो अंडर एम्प्लॉयड हैं। ओके, अब देखिए अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, एक सिचुएशन होती है। दिस इज़ अ सिचुएशन अंडर विच वन कैन नॉट गेट द जॉब ऑफ हिज और हर पोटेंशियल, ओके, ऑफ पोटेंशियलिटी, मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आपके पास काम करने की क्षमता तो बहुत है पर आपकी क्षमता के हिसाब से आपको काम नहीं मिल पा रहा हो, तो वो अंडर एम्प्लॉयमेंट बोली जाती है। और ये अंडर एम्प्लॉयमेंट कहाँ पाई जाती है? ये प्राइमरी सेक्टर में पाई जाती है, स्पेशली एग्रीकल्चर में। फॉर इंस्टेंस टेक द केस ऑफ स्मॉल फार्मर लक्ष्मी ओनिंग अबाउट 2 हेक्टेयर्स ऑफ अनइरिगेटेड लैंड, कि लक्ष्मी है उसके पास ना 2 हेक्टेयर अनइरिगेटेड मतलब बिना सिंचाई वाला ज़मीन है, डिपेंडेड ओनली ऑन रेन, जो कि बारिश पर डिपेंड होती है। ग्रोइंग क्रॉप्स लाइक ज्वार एंड अरहर, ज्वार और अरहर जैसी फसलें बोती है। ऑल 5 मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली वर्क इन द प्लॉट, ठीक है, जो भी 5 मेंबर है फैमिली के सब उस प्लॉट में काम करते हैं थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर उसी प्लॉट में काम करते हैं। ओके, सो वाई, क्यों? दे हैव नो वेयर एल्स टू गो फॉर वर्क, वो कहीं पे भी काम करने के लिए नहीं जाते हैं, ठीक है, वो कहीं पे भी काम करने को नहीं जाते हैं। सो नन रिमेन आइडल, और कोई भी जो है आइडल मतलब खाली भी नहीं रहता है, बट इन एक्चुअल फैक्ट, लेकिन एक्चुअली अगर फैक्चुअल सेंस में देखा जाए, सो देयर लेबर एफर्ट गेट्स डिवाइडेड ना, तो पाया जाता है कि इनका लेबर एफर्ट्स जो होते हैं वो डिवाइड हो जाता है प्राइमरी सेक्टर में, ठीक है। मीन्स अगर वो इतना काम कर सकते हैं तो लेबर एफर्ट्स, अब क्योंकि वो इतना काम कर सकते हैं लेकिन उतने में ही 5 लोग लगे हैं तो उन्हें इतना ही काम करना पड़ता है, ठीक है, तो इस तरह से काम करना पड़ता है, तो उसको हम लेबर डिवाइड कहते हैं, लेबर एफर्ट का डिविडेशन कहते हैं। सो ईच वन ऑफ डूइंग इज सेम वर्क बट नो वन इज़ फुली एम्प्लॉयड, हर कोई एक तरह का काम कर रहा है एग्रीकल्चर में, लेकिन कोई भी जो है फुली एम्प्लॉयड नहीं है, किसी के पास भी फुल एम्प्लॉयमेंट जो है नहीं है, पूरी जॉब नहीं है किसी के पास भी, ठीक है ना, मतलब कि जो थोड़ा बहुत कर रहे हैं अपनी पूरी पोटेंशियलिटी से काम नहीं कर पा रहे हैं। सो दिस इज़ द सिचुएशन ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट, इसी सिचुएशन को अंडर एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है स्टूडेंट्स। तो आप अपनी नोट्स में इसको मेंशन कर लेंगे कि अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। ओके, वे पीपल आर अपेरेंटली वर्किंग, जहाँ पे लोग स्पष्ट रूप से काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बट ऑल ऑफ देम मेड टू वर्क लेस दैन देयर पोटेंशियल, लेकिन उन सब को अपनी क्षमता से कम काम करना पड़ता है। तो दिस काइंड ऑफ
दिस काइंड ऑफ जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है, दिस काइंड ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इज़ हिडन इन द कॉन्ट्रास्ट ऑफ समवन। ओके, इस तरह की जो अंडर एम्प्लॉयमेंट होती है इज़ हिडन, ये छुपी हुई होती है, इन कॉन्ट्रास्ट टू समवन हु डज़ नॉट हैव अ जॉब ना। उनके पीछे जिनके पास कोई जॉब नहीं है, उनकी भी अंडर एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत उनकी भी अपनी जॉबलेसनेस छिपी रहती है, एंड इज़ क्लियरली विजिबल एज अनएम्प्लॉयड, और वो क्लियरली क्या होता है, अनएम्प्लॉयड दिखाई पड़ता है। हेंस इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द डिस्टिंग्विश्ड इन अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसलिए इसको जो है डिस्टिंग्विश अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। तो आप इसको जान लेंगे कि इसको डिस्टिंग्विश अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। तो आप इसको भी जानेंगे कि इस तरह की अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन जो है वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब अस्पष्ट बेरोजगारी कहते हैं इसको। ठीक, मीन्स सिचुएशन ऐसा जहाँ आप अंडर एम्प्लॉयड हैं ना, और आपकी अंडर एम्प्लॉयमेंट जो है वो छिपी हुई है कॉन्ट्रास्ट टू समवन, ऐसे किसी के पीछे हु डज़ नॉट हैव अ जॉब, जिसके पास कोई काम नहीं है, एंड इज़ क्लियरली विजिबल एज अनएम्प्लॉयड, जो क्लियरली अनएम्प्लॉयड दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो सिचुएशन ऐसी जब आपके पास काम करने की पूरी क्षमता हो। ठीक है, दो चीज़ें हैं, बहुत बारीक हैं, आप इसको समझ सकते हैं कि जब आपके पास काम करने की क्षमता हो, उसके बावजूद भी ना आप जो है अपनी पूरी क्षमता से वर्क नहीं कर पा रहे हैं, अपनी पूरी पोटेंशियलिटी से वर्क नहीं कर पा रहे हैं, तो आधा छोटा थोड़ा काम कर पा रहे हैं, तो उसको अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं उस सिचुएशन को ना। तो ये जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है, जिसके तहत दिखने में तो लगता है कि 5 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली काम जो है केवल 3 लोगों का होता है। तो जो 2 लोग होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, वो अनएम्प्लॉयड होते हैं, जो उसमें दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो इस तरह की कंडीशन क्या कहते हैं, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, अस्पष्ट बेरोजगारी कहते हैं, जहाँ स्पष्ट नहीं होता है। तो एग्रीकल्चर में ये दोनों सिचुएशंस देखने को मिलती है। नाउ सपोजिंग अ लैंडलॉर्ड सुखराम, अब आप सोचिए कि सुखराम एक लैंडलॉर्ड है, कम एंड हायर 1 or 2 मेंबर्स ऑफ द फैमिली ऑफ वर्क ऑन हिज लैंड। वो किसी फैमिली के 1 या 2 मेंबर को हायर करता है काम करने के लिए। लक्ष्मी की फैमिली इज़ नाउ एबल टू अर्न सम एक्स्ट्रा इनकम थ्रू वेजेस। लक्ष्मी की फैमिली अब थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा इनकम कमाने में एबल है मजदूरी के द्वारा। सिंस यू डू नॉट नीड 5 people टू लुक आफ्टर दैट स्मॉल प्लॉट ना, अब इसलिए 5 लोगों की आवश्यकता नहीं है उस छोटे से प्लॉट पे ना उसकी देखभाल करने के लिए। 2 people मूविंग आउट डज़ नॉट अफेक्ट प्रोडक्शन, अगर 2 लोग चले जाते हैं काम छोड़ कहीं और काम करने, तो भी उसका प्रोडक्शन खेत का डिस्टर्ब नहीं होगा। ठीक है, on their farm. So in the above example, तो इस तरह के एग्जाम्पल में 2 people may move to work in a factory, 2 लोग वहाँ से हट करके फैक्ट्री में काम कर सकते हैं। Once again the earning of the family would increase, फैमिली की जो अर्निंग है वो बढ़ेगी उससे, एंड दे वुड ऑल्सो कंटिन्यू टू प्रोड्यूस एज मच एज फ्रॉम देयर लैंड ना, तो वो अपने खेत से उतना जो है लगातार प्रोड्यूस कर सकते हैं, एज मच फ्रॉम देयर लैंड, जितना चाहें उतना अपने लैंड से प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी लोग जो है बाहर जाके काम कर सकते हैं। तो ये एक सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है। ओके, सो देयर आर लैक्स ऑफ फार्मर्स लाइक लक्ष्मी इन इंडिया। ओके, भारत में ऐसे लाखों किसान हैं लक्ष्मी की तरह। सो दिस मीन्स दैट इवन इफ़ वी रिमूव अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम एग्रीकल्चर, इसका मतलब अगर हम एग्रीकल्चर से बड़ी संख्या में लोगों को निकाल के बाहर कर दें, एंड प्रोवाइड देम विथ प्रॉपर वर्क एल्सवेयर, और कहीं पे उन्हें प्रॉपर वर्क प्रोवाइड कर दें, सो विथ प्रॉपर वर्क एग्रीकल्चर प्रोडक्शन विल नॉट सफ़र, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन सफ़र नहीं करेगा। द इनकम ऑफ पीपल हु टेक अप अदर वर्क ना, वो लोग जो दूसरे जॉब पकड़ते हैं उनकी जो इनकम है ना, इनकम ऑफ दोज हु टेक अप अदर जॉब्स वुड इंक्रीज़ द टोटल फैमिली इनकम, इससे टोटल फैमिली इनकम जो है इंक्रीज़ होगी ना, और फैमिली के ऊपर कोई दिक्कत भी नहीं आएगी ना। तो ये एक चीज़ देखने को मिलता है, प्राइमरी सेक्टर की समस्या का एक सॉल्यूशन देखने को मिलता है। सो
दिस अंडर एम्प्लॉयमेंट कैन ऑल्सो हैपन इन द अदर सेक्टर, दूसरे सेक्टर में भी यह अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है, ऐसा नहीं केवल एग्रीकल्चर में देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल देयर आर थाउजेंड्स ऑफ कैजुअल वर्कर्स इन द सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर में भी कई ऐसे कैजुअल वर्कर्स हैं, ओके, अर्बन एरियाज़ में हु सर्च फॉर डेली एम्प्लॉयमेंट, जो डेली एम्प्लॉयमेंट की सर्च में रहते हैं। दे आर एम्प्लॉयज़ एज पेंटर, प्लम्बर, रिपेयर पर्सन एंड अदर डूइंग ऑड जॉब्स। तो ऐसे तमाम लोग जो है ना, ये ऑड जॉब करने वाले ये लगातार एम्प्लॉयड नहीं होते हैं, इनके बीच बीच में जॉब हटती रहती है ना, और इन्हें जॉब जो है सर्च करनी पड़ती है। मेनी ऑफ देम डोंट फाइंड वर्क एवरी डे, उनमें से कई ऐसे होते हैं जो रोज़ काम नहीं पाते हैं। सिमिलरली वी सी अदर पीपल ऑफ द सर्विस सेक्टर ऑन द स्ट्रीट, हम देखते हैं कि बहुत से लोग सर्विस सेक्टर के वो सड़कों पे दिखाई पड़ते हैं। पुशिंग ए कार्ट और सेलिंग समथिंग वेयर, जो कि कुछ खींच रहे होते हैं, कुछ बेच रहे होते हैं ठेले वगैरह पे। पुशिंग अ कार्ट और सेलिंग समथिंग वेयर दे मे स्पेंड द होल डे, जहाँ पे वो पूरा दिन स्पेंड कर सकते हैं। टू अर्न बट वेरी लिटिल, मतलब बहुत थोड़ा सा कमाने के लिए वो पूरा दिन वेस्ट करते हैं। सो दे आर डूइंग दिस वर्क बिकॉज दे डू नॉट हैव बेटर अपॉर्चुनिटीज़, तो वो ऐसा काम करते हैं क्योंकि उनके पास बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती है। ओके, सो दिस इज़ व्हाट द अंडर एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन और द disguised unemployment is also can be it can also be seen in the urban areas also, in the urban poors also. So students, ये हो गया आपका कि एम्प्लॉयमेंट कहाँ और कैसे मिलता है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। अब इसके बाद के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कैसे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की जाती है तीनों सेक्टर्स में, और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की जा सकती है, हम इसको भी स्टूडेंट पढ़ेंगे, पर वो नेक्स्ट लेक्चर में होगा, ठीक है। तब तक के लिए आज के लेक्चर में बस मैं यही समाप्त करूँगा। सो होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। आपको लेक्चर कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कमेंट कीजिए, और पसंद आया हो तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने सिबलिंग्स और फ्रेंड्स को भेजें जिससे कि वो भी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को और मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा सकें। ओके, दिस इज़ व्हाट द टोटल एक्सप्लेनेशन। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।